हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम क्वेश्चन बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे थे। मैंने कई प्रकार के वीडियो बनाए हैं जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्रश्न बैंक जो जारी की गई है उसके हल में करवा रहा हूँ। उसके साथ ही शेखावटी मिशन 100 जो है उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आप देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके इसके साथ ही जो NCERT की बुक है उसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन किया हुआ है हर एक चैप्टर का। वो वीडियोस भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 10वां अध्याय किरण प्रकाशिकी। अंक भार इसका 7 है, तो सबसे बड़ा अध्याय है ये, 7 नंबर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से 2 आएंगे आधे आधे नंबर के, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न आएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इसमें से नहीं आएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा एक जो कि 1.5 नंबर का होगा, दीर्घ उत्तरीय नहीं आएगा। और इसमें से डेफिनेटली निबंधात्मक प्रश्न आएगा और वो प्रश्न आपको अथवा में भी मिल सकते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्नों के लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल डेरिवेशन है, लेंस सूत्र निकालना है, दर्पण सूत्र निकालना है, किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के कारण फॉर्मूला निकालना है और किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला निकालना है। तो इस प्रकार ये जो डेरिवेशन है वो इस पार्ट में से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इसके साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलकर ही आपके 23 मार्क्स बनाते हैं। तो आप देखें कि छोटे जो प्रश्न हैं उनका कितना महत्व है। तो अगर आप केवल छोटे प्रश्न नहीं करते हैं तो आपके कितने आ जाएंगे? 23 मार्क्स आ जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना, रिक्त स्थान वाले प्रश्न करना और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न करना। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे महत्वपूर्ण नियम और सूत्र सिद्धांत दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ये रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी PDF है, इसको आप जरूर देखें। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। हम शुरू करेंगे कि पहला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है। देखिए एक समतल दर्पण है, ये इसका अभिलंब हो जाएगा। अब आपतन कोण हम कहाँ से मापते हैं? अभिलंब से मापते हैं। तो ये किरण आपतित हो रही है कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर ये किरण आपतित हो रही है। अब समतल दर्पण है तो दर्पण में क्या होता है? अपवर्तन तो होता नहीं है, क्योंकि ये पृष्ठ क्या होती है, यहाँ पे कोटिंग की हुई होती है। तो यहाँ से होगा परावर्तन, और परावर्तन भी क्या होगा? सेम कोण। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि अपवर्तन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। लेकिन हमें यहाँ तो परावर्तन कोण नहीं पूछा, हमें पूछा है कि इस किरण में विचलन कितना होगा। देखिए विचलन का मतलब क्या है कि प्रकाश की कोई प्रारंभिक दिशा है और किसी घटना के पश्चात उसकी दिशा बदल जाती है, कुछ और दिशा हो जाती है। तो हमें इस प्रारंभिक, मान लीजिए ये अंतिम दिशा है, तो प्रारंभिक दिशा को आगे बढ़ाना है और अंतिम दिशा के साथ वो कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम प्रारंभिक दिशा को आगे बढ़ाएंगे, इस दिशा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण, क्योंकि ये तो प्रारंभिक दिशा हो गई और ये अंतिम दिशा हो गई। तो ये वाला कोण कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री टोटल होगा, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा ये 30 और ये 30। तो बाकी ये हमारे पास बच जाएगा क्या? विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार से ज्ञात करना हो, आपको चित्र ना बनाना पड़े, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि 180 माइनस आपतन कोण, जिसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, I प्लस रिफ्लेक्शन कोण यानी कि परावर्तन कोण। तो ये जो I है और R है इनको जोड़ दें या फिर इसका दुगुना कर दें, एक ही बात होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा? विचलन कोण निकलेगा, यानी कि 180 माइनस I प्लस R कितना हो गया? 60 डिग्री। तो विचलन कोण हमारे पास कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं, कितना? 120 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो समझ में आ गया होगा आपको कि 180 में से आपको माइनस करना है इसका दुगुना, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए ये समतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी भाई?
क्या ये फोकस कर पाएगा कहीं पे? देखिए फोकस दूरी जो होती है वो होती है इसकी अनंत। कितनी हो जाएगी? अनंत, क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? r इक्वल टू 2f। ठीक है, किसी अगर हम दर्पण के लिए बात करें तो यहाँ पे क्या वक्रता त्रिज्या कितनी है? यहाँ पे ये तो समतल है भाई, ये वक्र तो कुछ है ही नहीं कि ये गोला बनाए, तो इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत है, तो फोकस दूरी भी इसकी क्या है? अनंत है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी अनंत। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर कि निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता? तो समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, है ना, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। हमें पूछा कि नहीं बनाता आभासी। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। जो अवतल दर्पण का जो स्पेशल केस है, वैसे तो ये जनरली क्या करता है? आभासी नहीं बनाता, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जनरली तो, पर इसमें एक स्पेशल केस होता है कि ये इस प्रकार से अवतल दर्पण होता है। यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, यहाँ इधर ही कहीं इधर फोकस बिंदु इसका होता है, फोकस बिंदु, तो और यहाँ होता है इसका ध्रुव। तो अगर आपने वस्तु इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में यहाँ पे रख दी, तब क्या होगा कि इसके द्वारा जो किरणें हैं वो पीछे जाके मिलेगी। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो और तो क्या होता है? अवतल दर्पण में सब कुछ वास्तविक होता है, लेकिन अगर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच यदि कोई वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी बनता है। तो यानी कि इससे भी आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। इससे ज्यादातर वास्तविक ही बनता है, परंतु एक विशेष स्थिति में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। तो समतल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, उत्तल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ये पूछ रहा है नहीं बनता, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। सारे के सारे ही आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। केवल आभासी प्रतिबिंब पूछे तो ये दोनों बनाते हैं। अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। नेक्स्ट हम चौथा प्रश्न देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ये हमसे पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, जैसा हमने ऊपर कहा। एक तो आभासी होगा, एक होगा सीधा और एक होगा वस्तु से छोटा। तो ये उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण होते हैं कि आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आभासी, क्योंकि वास्तविक नहीं होता, आकार में बड़ा नहीं होता, उल्टा नहीं होता, ये कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? एक तो वो वस्तु से बड़ा होना चाहिए और आभासी होना चाहिए। तो ये किसके द्वारा प्राप्त? देखिए, अगर हमें कहता आभासी और वस्तु से छोटा, तब तो क्या हो जाता? उत्तल दर्पण हो जाता। यहाँ ये कह रहा है कि वस्तु से बड़ा होना चाहिए और आभासी होना चाहिए। तो वस्तु से बड़ा तो किस में प्राप्त होता है? अवतल दर्पण में हमें प्राप्त होता है। एक ही स्थिति है जहाँ पे आभासी प्रतिबिंब होगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखें तो जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है और आभासी भी बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे अवतल दर्पण। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु व इसके प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? देखिए, हमें न्यूनतम दूरी पूछी है अवतल दर्पण। तो हम जानते हैं कि जब वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका अवतल दर्पण के सामने अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उल्टा बनता है ऐसे, और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो बिंब भी वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई? न्यूनतम 0। तो न्यूनतम दूरी जो होती है वो कब होती है? 0 पर होती है। और वो कब होती है? जब वस्तु कहां पर हो? अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर हो, तब वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है और बिंब वो प्रतिबिंब के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, वो होती है 0। तो ये हमारा छठा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 कि जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में आती है। देखें, वायु से आ रही है पानी में, ऊपर वायु है, नीचे पानी है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो उसका कौन सा निम्न गुण अपरिवर्तित रह जाता है?
तो पहली बात तो यहाँ से क्या होगा, अपवर्तन होगा तरंग का, किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि माध्यम बदल रहा है। तो कौन सा गुण अपरिवर्तित यहाँ पे रह जाता है, तो आवृत्ति जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि ऊर्जा क्या रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, जितनी ऊर्जा यहाँ होगी उतनी ही ऊर्जा यहाँ होगी। तो वेग भी बदल जाता है और तरंग दैर्ध्य भी वहां पे बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। देखिए वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति इनटू तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन दोनों में से एक को कम होना होता है, तो आवृत्ति तो अपरिवर्तित रहती है क्योंकि ऊर्जा वही रहेगी। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वेग और तरंग दैर्ध्य तो बदल जाते हैं पर आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम प्रश्न संख्या 8 देखने वाले हैं कि एक टैंक की तली थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अगर हम देखें एक टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो उसकी तली थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। किसके कारण होता है, ये होता है अपवर्तन के कारण। तो 2-3 घटनाएं हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए कि तारों का चमकना और सिक्का कोई रखा हुआ है तो पानी में रखा हुआ है तो उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सब किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरणें मुड़ जाती है और उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति बदल जाती है, तो इसलिए वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न भी है कि सूर्योदय से ठीक पहले सूर्य के दिखाई देने का कारण। तो सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन भी ही इसका कारण है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए कि किस कारण से होती है। नेक्स्ट कि 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये जो है वो थोड़ा सा मुझे इसमें प्रश्न में गड़बड़ लग रही है कि देखिए यहाँ पे या तो ये कर देते कि कौन सा कथन असत्य है। अगर ये करते कौन सा कथन असत्य है तब इसका प्रश्न का जवाब सही से दिया जा सकता था। तो मैं असत्य को लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ असत्य कर लें कि सभी माध्यमों में प्रकाश का वेग नियत रहता है। क्या सभी माध्यमों में प्रकाश का वेग नियत रहता है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, असत्य है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यही हो गया ए। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बिल्कुल सही बात है। सभी निर्देश फ्रेमों में प्रकाश का वेग समान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश का वेग बदलता नहीं है, ये क्या है, आइंस्टाइन जो थे उनकी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी है, उसका ये एक मेन पोस्टुलेट है कि प्रकाश का वेग जो होता है वो अचर होता है, निर्देश फ्रेम पे निर्भर नहीं करता और सभी निर्देश फ्रेमों में प्रकृति के नियम समान रूप से मिलते हैं। यहाँ पर हमें करना चाहिए था कि सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में तो प्रकृति के नियम यहाँ पे सभी समान रूप से मिलते हैं, चाहे आप निर्देश फ्रेम चेंज कर ले। तो यहाँ होना चाहिए था हमारे पास असत्य, जब असत्य होता तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यह हो गया 10वां प्रश्न, इसमें आप संशोधन कर लें, यहाँ आप लिख लें असत्य है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं 11वां कि तारों के टिमटिमाने का, ये भी वही क्या है, अपवर्तन है। तारों के टिमटिमाने का कारण भी, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रकाश जो है वो ऊपर से नीचे आता है तब उसके जो वायुमंडल की जो परतें होती हैं उनका अपवर्तनांक लगातार बदलता जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती जाती है। तो इसका कारण हो गया अपवर्तन। नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश, तो आपको पूछा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं। पहली तो प्रकाश की किरण कहाँ जानी चाहिए, सघन माध्यम से जानी चाहिए विरल माध्यम में, ये एक कंडीशन है। दूसरी क्या है कि आपतन कोण का जो मान है वो ज्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण के माप से। तो यहां देखिए ऑप्शन क्या है कि वायु से कांच में प्रवेश करता है। वायु कैसा है, विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम, तो ये तो नहीं होगा। निर्वात से वायु में, ये विरल ये सघन, तो ये भी नहीं होगा। वायु से पानी में, वायु विरल पानी सघन, तो ये भी नहीं। पानी से वायु में, बिल्कुल ये तभी संभव है जब पानी जो कि सघन माध्यम है और वायु जो कि विरल माध्यम है ना, तो पानी से वायु में प्रवेश करेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 13 कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है यदि नेत्रिका की फोकस दूरी होती है। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है हम देख लेते हैं। देखिए ये जो होती है वो वस्तु को देखने के काम आता है, तो ये कहलाता है अभिदृश्यक लेंस कहलाता है, और ये कहलाता है अभिनेत्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज
तो पहले से यहाँ पे फिक्स होती है, सॉरी ये उल्टा बना दिया, यहाँ पे अभिदृश्यक जो होता है और यहाँ पे अभिनेत्री होता है। ठीक है, अभिदृश्यक यहाँ पे कोई वस्तु होगी उसको देखने के काम ये आता है, और यहाँ पे होता है अभिनेत्री। तो ये पूछ रहा है कि इनकी अगर हमें आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए पहले तो आप एक यहाँ फोकस दूरी के संबंध में है तो एक फैक्ट तो हमें यहाँ से पता ही चल रहा है कि अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है वो अभिनेत्री से कम होती है। ठीक है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी अभिनेत्री से कम होती है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, तो अभिनेत्री की जो फोकस दूरी होगी, यहाँ नेत्रिका की पूछा है ना, तो नेत्रिका की अभिदृश्यक से तो ज्यादा ही होगी, तो अभिदृश्यक के तुल्य, अभिदृश्यक से कम, ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हम देखते हैं आवर्धन का सूत्र संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, तो क्या होगा L/FO, यानी कि अभिदृश्यक का आवर्धन गुणा अभिनेत्री का आवर्धन या नेत्रिका का आवर्धन D/F। तो अगर हमें, यहाँ नेत्रिका की बात कर रहा है ये, अगर हमें आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो M को अगर बढ़ाना है तो Fe को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अभिनेत्री को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम, अधिक नहीं, क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब अभिदृश्यक से कम ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अभिनेत्री की तो अभिदृश्यक से ज्यादा ही हम रखते हैं फोकस दूरी में, वो हमें संरचना से पता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कम। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 14 कि सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो वस्तु को बढ़ा देता है, वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण को बढ़ा देता है, वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण को कम कर देता है, वस्तु को निकट कर देता है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, क्या वस्तु को बढ़ा देता है? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण को बढ़ा देता है, कि कोणीय आवर्धन उसका कर देता है। देखिए अब इसका क्या फायदा है, देखिए एक तो वस्तु है, अगर वो आंख पर कम कोण बनाती है तो वो हमें कैसे दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। दूसरी, ये हमारी आंख है, कोई वस्तु है, अगर वो हमारी आंख पर ज्यादा कोण बना रही तो वो हमें क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यही है कि सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण को बढ़ा देता है। तो 14वें में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम 15वां प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसके द्वारा जो अभिदृश्यक द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। देखिए सबसे पहले अभिदृश्यक, यहाँ नेत्रिका होती है, यहाँ अभिदृश्यक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के केस में। तो अभिदृश्यक द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो किस प्रकार का होता है कि एक तो यह वास्तविक होता है और उल्टा होता है और बड़ा होता है। तो वास्तविक व बहुत छोटा नहीं जी, छोटा क्यों बनाएंगे, है ना, बड़ा ही बनाना है सूक्ष्मदर्शी से। तो यह होता है वास्तविक व बड़ा। ठीक है, तो पहले अभिदृश्यक बनाता है उस पे, तो वह यह बनेगा वास्तविक व बड़ा। तो पहले अभिदृश्यक जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, अभिदृश्यक पहले प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु को वो थोड़ा सा बड़ा करता है परंतु उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। उसके बाद जो होता है नेत्रिका, उसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है और वो बनेगा बहुत बड़ा, लेकिन वो उल्टा बनेगा और वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इसका उल्टा मतलब सीधा हो गया। तो पहले बन रहा है कैसा, वास्तविक व बड़ा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 15 का डी, वास्तविक व बड़ा। नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 कि यदि दूरदर्शी को उलटकर अभिदृश्यक की ओर से देखा जाता है, हम नेत्रिका की ओर से देख रहे हैं, अब क्या कह रहा है कि अभिदृश्यक की ओर से देखना है। देखिए दूरदर्शी कैसा होता है कि उसमें जो नेत्रिका होता है वो तो छोटी होती है और अभिदृश्यक जो होता है वो बड़ा होता है, ताकि वो जो दूर स्थित कोई ग्रह वगैरह है उसको पूरा कवर कर सके, उससे ज्यादा जो है वो तरंगे वो प्राप्त कर सके। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो अब क्या होगा, ये अब कम तरंगे प्राप्त करेगा, उससे तो प्रतिबिंब दूसरे बात तो धुंधला दिखाई देगा और कैसा दिखाई देगा,
है ना, छोटा दिखाई देगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ 16 में क्या है, वस्तु बहुत छोटी दिखाई पड़ती है, वस्तु बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। बड़ी तो अब दिखाई नहीं पड़ेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं ऐसा नहीं है जी। पूर्व अवस्था से कुछ बड़ा होगा, नहीं, तो वस्तु बहुत छोटी दिखाई देगी। 16वें का आंसर हो जाएगा ए। 17वां प्रश्न हम देख रहे हैं, काफी अच्छा प्रश्न है कि किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः इतनी इतनी हैं, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। देखें, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हमसे पूछी है, फॉर्मूला क्या होता है, m = FO/FE। एफ हो क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, FE क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी। तो दे रखी है यहाँ पे अभिदृश्यक की 100 सेंटीमीटर बट्टा में FE की 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो कितनी हो जाएगी, 20। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 20। नेक्स्ट प्रश्न 18 देख रहे हैं, एक तराशा हुआ हीरा अधिक चमकता है, इसका कारण क्या है। तराशा हुआ हीरा का मतलब क्या है कि जो हीरे का जो क्रिस्टल प्राप्त हुआ वो ऐसा ही नहीं चमकता है, सिंपल खान से निकाल लिया, चमकेगा नहीं, उसको तराशना पड़ता है, यानी कि उसके सिरों को क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, एक निश्चित उसको शेप देनी पड़ती है। तो उससे होता क्या है कि ये सतह थोड़ी इस प्रकार से जब इसको रगड़ेंगे तो इस सतह का अपवर्तनांक क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा, सतह का अपवर्तनांक जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ये हीरा क्या होगा, चमकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ अपवर्तनांक जब ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ से इसके अंदर जो किरण जाएगी, जैसे यहाँ से गई तो उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उच्च अपवर्तनांक। तो 18वें का उत्तर हो जाएगा उच्च अपवर्तनांक। कठोर होना नहीं, हीरे का प्रकाश का उत्सर्जन नहीं, प्रकाश का अवशोषण नहीं, ये कुछ नहीं। तो इस प्रकार हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे देख लिए हैं। तो आगे जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों वाले प्रश्न, तो जल्दी जल्दी उनको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखें कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग, तरंगदैर्ध्य एवं आवृत्ति नियत रहती है, परंतु अब यहां देखें दिया हुआ है कि परावर्तन अगर हो रहा है तो परावर्तन में क्या उसी माध्यम में जाएगा वापस, तो वेग भी नहीं बदलेगा, तरंगदैर्ध्य भी नहीं बदलेगा, आवृत्ति भी नहीं बदलेगी, तो क्या बदलेगी भाई, यहाँ घटती है नहीं, यहाँ आप कर लें कि दिशा बदलती है। केवल क्या होता है, दिशा बदलती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि उसी माध्यम में है तरंग। ठीक है, तो केवल क्या होती है, दिशा बदलती है। प्रश्न संख्या 20 हम देखें कि यदि प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह अपने आपतित पथ पर वापस लौट जाती है। तो कहाँ पे आपतित होगी, कैसे आपतित होगी कि परावर्तन के बाद वो अपने आपतित पथ पर वापस लौट जाए। देखिए, परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो और कोण हम कहां से मापते हैं, अभिलंब से। तो अगर अभिलंबवत ही आपतित हो रही है तो कोण 0 डिग्री बना रही है तो वापस भी 0 डिग्री बनाएगी। तो इसका मतलब यदि प्रकाश किरण किसी सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है, अगर अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह आपतित पथ पर क्या लौट जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा अभिलंबवत। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 21 कि एक समतल दर्पण क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के झुकाव पर स्थित है। इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा कि एक समतल दर्पण है जो क्षैतिज के साथ, देखें ये क्षैतिज है हमारे पास, ये समतल दर्पण है, ये क्षैतिज है। अब समतल दर्पण कहाँ रखा हुआ है, इसके साथ 30 डिग्री के कोण पर, तो ये समतल दर्पण है और ये कितना 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर प्रकाश किरण, देखो ये क्षैतिज होता है, ये ऊर्ध्वाधर होता है, तो अभी एक ऊर्ध्वाधर प्रकाश किरण आ रही है, ये एक प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, दर्पण से टकराती हो तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण बताना है। तो यहां हमें एक अभिलंब खींचना होगा जो कि दर्पण के लंबवत होगा। ये किरण आ रही है तो ये किरण कितने, ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण ये किरण आ गई तो ये किरण इसी कोण से वापस जाएगी भाई, जो आपतन कोण होगा उसी कोण से ये वापस जाएगी। तो एक समतल दर्पण क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के झुकाव पर स्थित है। यदि एक ऊर्ध्वाधर प्रकाश किरण दर्पण से टकराती हो
तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण हमें निकालना है। तो देखें भाई, ये टोटल पूरा कोण कितना 90 डिग्री का, ये अभिलंब है और इसके अभिलंब है, तो ये 90 डिग्री का होगा पूरा कोण। अब ये क्या है, ये 90 डिग्री के कोण पर है, कहाँ से, ऊर्ध्वाधर है ये, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर किरण है कहाँ पे, इस पे। तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, तो ये कोण भी कितने डिग्री का बनेगा, ये कोण भी बनेगा 30 डिग्री का। ऐसा क्यों, क्योंकि दो जो लंबवत लाइनें होती है उनके बीच का कोण समान होता है। देखें, इस लाइन के लंबवत कौन सी लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के लंबवत कौन सी लाइन है, ये लाइन। तो अगर इन दोनों के बीच 30 डिग्री बन रहा है तो इन दोनों के बीच भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो ये कोण, आपतन कोण हमें पता चल गया 30 डिग्री, तो ये परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। तो आपतन कोण भी 30 डिग्री, परावर्तन कोण भी 30 डिग्री। तो ये कोण बताएं कितने डिग्री का होगा, ये टोटल पूरा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि अभिलंब है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यही तो हमें पूछा है कि परावर्तित किरण और दर्पण के मध्य का कोण तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ बस एक ही बात ध्यान में रखनी थी कि अगर दो लाइन है उनके बीच कोई कोण थीटा बन रहा है, तो अगर इन दोनों लाइनों के दो लंबवत रेखाएं हैं, जैसे इसके लंबवत, जैसे ये इसके लंबवत एक लाइन खींचते और एक इसके लंबवत खींच दे, तो उनके मध्य भी कितना होगा, थीटा कोण ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है कि 1/v + 1/u। तो इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है दर्पण समीकरण का 1/f = 1/v + 1/u। अगला प्रश्न, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का क्या कहलाता है। ये तो अपवर्तन है भाई, मार्ग से विचलित हो जाना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल निर्धारित करता है। यह एक कैसी राशि है, ये अदिश राशि होती है, ये सदिश नहीं होती है, कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, मात्रकहीन राशि होती है। अगला, ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक, क्या ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ताप बढ़ाने पर माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो घटता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न संख्या 26 कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से कैसे हो जाएगी। अगर सघन से विरल में जा रही है तो उसका वेग बढ़ जाता है, तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट 27 के कारण चमकता है, वो किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है, चमकता है। अगला प्रश्न संख्या 28 है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का अनुपात, ये क्या कहलाता है, यह हमें कहलाता है आवर्धन। तो ऊपर हमें लिखना है प्रतिबिंब का आकार, नीचे लिखना है बिंब का आकार, तो ये क्या कहलाएगा, आवर्धन कहलाएगा हमारा। तो ये हमने रिक्त स्थानों वाले प्रश्न देख लिए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हो सकता है कि कुछ गलती रह गई हो, अगर आपको उसमें दिखे गलती या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने साथियों के साथ, बच्चों के साथ। और अगर विभिन्न प्रकार के वीडियो अगर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस अध्याय के आगे के भागों को लेकर।